नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे कामों में रही ढिलाई, अधिकारियों ने संभाली नगर निकाय। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव पर सियासी बवाल छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में 8 नगर निगमों में समेत 97 नगर निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए हैं। उत्तराखंड शासन ने जिलाधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा है। आपको बता दें कि राज्य में 97 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म हो गया। हालांकि राज्य की 2 निकायों जिसमें नगर निगम रुड़की व नगर पालिका परिषद बाजपुर का कार्यकाल अगले वर्ष खत्म होना है। वहीं शासन ने राज्य में प्रशासक के तौर पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को तैनात किया। जिलाधिकारी अपने हिसाब से अब निकायों की सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे। वहीं निकाय चुनाव न करवाने के पीछे सरकार का तर्क है कि अभी नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ओबीसी का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही राज्य में निकाय चुनाव हो पाएंगे, यानी कि कम से कम 6 माह बाद ही निकाय चुनाव संभव है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। सवाल यह है कि जब हर साल 5 साल में निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया है, तो फिर समय रहते चुनावी प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया गया। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। उत्तराखंड शासन ने राज्य के निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी है। समय पर निकाय चुनाव न होने पर राज्य के नगर निकाय प्रशासकों के हवाले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के 8 नगर निगमों समेत 97 नगर निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए हैं। उत्तराखंड शासन ने जिलाधिकारियों को प्रशासक का जिम्मा सौंपा है। प्रशासकों को नगर निगम और नगर निकाय सौंपे जाने से पहले देहरादून नगर निगम की अंतिम बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बोर्ड ने शहर में बनाए जा रहे बेडिंग जोन में 50% दुकानें स्थानीय बेरोजगारों को देने, राज्य आंदोलनकारियों को भवन कर में 100% छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से वर्ष से अब निकायों की सभी व्यवस्थाएं देखेंगे। वहीं निकाय चुनाव न करवाने के पीछे सरकार का तर्क यह भी है कि अभी नगर निकाय के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ओबीसी का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही राज्य में निकाय चुनाव हो पाएंगे, यानी कि कम से कम 6 माह बाद ही निकाय चुनाव संभव हो पाएंगे। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। जो जनहित में निर्णय है, जो किसी के व्यक्तिगत नहीं थे, जो जनहित में उनको लिया गया, अधिकतर निर्णय हुए, 1-2 को छोड़ के बाकी सब निर्णय होते। 1 आध पार्षदों ने दिए हैं तो वो भी जनहित में थे। इसलिए जो है आज जितने प्रस्ताव थे सब ने सर्वसम्मति से बोर्ड ने स्वीकृत करे हैं। लास्ट में बोर्ड ने हमारे हरिभट्ट जी हैं, उन्होंने कहा है कि आज तक आपने विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों में पैसा आवंटित किया है, तो लास्ट में भी आप जाते जाते कुछ कर जाइए। तो लास्ट में उन्होंने कहा, लास्ट में हमने 50-50 लाख की सभी वार्डों में स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत गर्मा गई है। सरकार चुनाव से संबंधित जरूरी कार्रवाई पूरी न होने का हवाला दे रही है, जबकि विपक्ष की चिंता है कि सरकार लोकसभा चुनाव के प्रशासकों के सहारे लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों समय रहते सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गईं? न करवाने के पीछे सरकार का तर्क यह भी है कि अभी नगर निकाय के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ओबीसी का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही राज्य में निकाय चुनाव हो पाएंगे,
यानी कि कम से कम 6 माह बाद ही निकाय चुनाव संभव हो पाएंगे। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। पास एक बड़ा तंत्र है अपनी नाकामी को अपने पक्ष में करने का। अभी इस टनल वाले में आपने देखा 17 दिन तक कुछ ने आज उसको उत्सव बना लिया। पुलवामा की घटना घटी उसमें उत्सव मना लिया। आज अपनी इस वजह से वो चुनाव नहीं कराएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि वो हमारे अंकिता भंडारी मर्डर केस में बैकफुट में थे, हमारे अग्निवीर योजना की वजह से बैकफुट में थे, पेपर लीक की वजह से बैकफुट में थे, SSC भर्ती घोटाले की वजह से थे, केदारनाथ में सोने की चोरी को लेकर वो बैकफुट में थे। उन्होंने चुनाव नहीं कराए, लेकिन उन्होंने प्रशासक बैठा के अग्रिम चुनाव में जो आगे आने वाला चुनाव है उसके लाभ लेने का पूरा प्रयास किया है। प्रशासकों को बैठाएंगे, स्थानीय बीजेपी के नेताओं के हिसाब से प्रशासक सरकार के दबाव में काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस अपनी पैनी दृष्टि बना के रखी है, कोई भी गलत काम, कोई भी इस तरह का काम जो चुनाव को प्रभावित करेगा, कांग्रेस के साथी उसको नहीं होने देंगे। उत्तराखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव में राज्य सरकार की जो अब तक के परफॉर्मेंस थी, जो विकास कार्यों की उनकी गति थी, उसके आधार पर कई सर्वे कराने के बाद जब उनको ये जानकारी मिली कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा बुरी तरह हार का सामना उसको करना पड़ेगा और उसका नुकसान जो है उनको लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, इस बात को देख करके उन्होंने नगर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले कराने का साहस नहीं कर पाए और नगर निकाय पर प्रशासकों को बिठाने का आदेश जारी कर दिया। आज से नगर निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए। 74वां संविधान संशोधन में जो व्यवस्था है कि निर्वाचित प्रतिनिधि का चार्ज निर्वाचित प्रतिनिधि को दिया जाएगा, भाजपा की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, कहे ट्रिपल इंजन की सरकार ने, दूसरी पारी की सरकार ने जिस तरह से हार के डर से उस नियम की अवहेलना की, वो तो अपने आप में चिंताजनक है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भविष्य के लिए एक नया संकेत जो लोगों को मिल रहा है कि अब जो लोग प्रधान के चुनाव में भी मोदी जी का फोटो लड़ करके जीतने की उम्मीद लगाते थे, अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का वो चेहरा उनको कोई लाभ नहीं देने वाला है और इस समय उत्तराखंड की सरकार मोदी जी के दबाव में नगर निकाय चुनाव को टाल करके, प्रशासक बिठा करके अब लोकसभा चुनाव के लिए एक नए भ्रष्टाचार की बुनियाद रखने का काम कर रही है। अरे एक व्यवस्था है, टर्म समाप्त हो गया, ओबीसी का सर्वे चल रहा है, ओबीसी की सर्वे की रिपोर्ट अभी आनी बाकी, अभी भी वोटर लिस्ट बन रही है और हाईकोर्ट के आदेश पर ओबीसी का सर्वे चल रहा है। जब तक ओबीसी का सर्वे पूरा नहीं होगा हम रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं कर पाएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने के बाद ही चुनाव करा पाएंगे, उसके कारण ये मामला डिले हुआ। बहुत सामान्य सी चीज़ है, ये लीगलिटीज में फंसा हुआ मामला है और क्योंकि टर्म समाप्त हो गया इसलिए प्रशासक बैठते हैं और सामान्य तौर पे कामकाज जो होता है वो प्रशासक उसका चलाते हैं, बोर्ड की पावर्स प्रशासक में निहित हो जाती है। इसमें अपनों का फायदा कहाँ से हो रहा है? ये तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हम लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत गर्मा गई है। सरकार चुनाव से संबंधित जरूरी कार्रवाई पूरी न होने का हवाला दे रही है, जबकि विपक्ष की चिंता है कि सरकार लोकसभा चुनाव के प्रशासकों के सहारे लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही विपक्ष का कहना है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों समय रहते सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गईं? जी हाँ, तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है और जहां एक और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है, तो वहीं सरकार की तरफ से पक्ष आया है कि जो जरूरी प्रक्रियाएं थी वो पूरी ना हो पाने के कारण नगर निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए टाला गया है, फिलहाल प्रशासक बैठा दिए गए हैं। तो वहीं विपक्ष का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं हार के डर से निकाय चुनाव को टाला गया है। लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में अगर हार का सामना करना पड़ता तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक होता और इसकी वजह से नगर निकाय चुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है और विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने साफ कहा कि जो राज्य चुनाव आयोग है उसमें जो ज़रूरी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है, जल्दी से पूरा किया जाएगा, उसके बाद चुनाव किए जाएंगे, हार का डर नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
हनी पाठक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशु शेखुन जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है उमा सिसोदिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हनी पाठक जी आपसे करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि नगर निकाय चुनाव न करवाने के पीछे आपकी जो मंशा है वो स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव हारना कहीं ना कहीं बीजेपी को शोभा नहीं देता, इसलिए आपने चुनाव टाले हैं। कि अगर एक छोटी सी बात है यशी जी, ये कहते हैं कि हम हार के डर से चुनाव नहीं करा रहे हैं। बागेश्वर का उपचुनाव हुआ था, कौन सा डर था, कौन सा नहीं था? इनकी जमानतें क्यों हर जगह जब्त हो जाती हैं? फिर उसके पहले भी चुनाव हुआ, उसमें भी इनकी जमानतें जब्त हुई। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि हर बार ये इस तरीके की बातें करके बार बार क्यों ऐसा जनता से ऐसा विरोध चाहते हैं कि बार बार जनता इन्हें हराए? और इसमें जीत और हार की तो बात है ही नहीं। ये लीगली बात है कि अभी ओबीसी की लिस्ट बन रही है, वहां ऊपर से राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट के नाम आए नहीं है। ये सारी प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया हो जाएगी पूरी तो निश्चित तौर पर चुनाव हो जाएंगे। अगर हम गलत होते तो निश्चित कोर्ट भी हस्तक्षेप करता। और मामलों में ये कहते हैं ना, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट से बात करेंगे, कोर्ट में कहेंगे, और ये जाते भी है। भुवन कापड़ी जी भी कहते जब मुंह की खाकर आए थे कि प्रक्रिया एकदम एसआईटी की एकदम सही दिशा में चल रही है। तो ये सारी बातें इनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, ये पता नहीं क्या क्या बयानबाजी देते रहते हैं। असल में क्या है, जब भी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर निकलता है तो वो मोटा काला चश्मा लगाता है, और जब वो मोटा काला चश्मा लगाता है उसे हर चीज काली काली नजर सी आती है। तो वही आदत इनकी है। इनको कोई भी चीज अच्छी भी हो, वैसी भी हो, सही भी हो, इन्हें हर चीज में गलती नजर आता है और काला काला नजर आता है। तो इनकी हालत सेम वैसी नजर आती है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह से चश्मा थोड़े देर उतार दे। पता है मुझे ऑपरेशन हुआ है इनका, हर जगह हार का सामना इन्हें देखने को मिला है, तो धीरे धीरे और भी देखने को मिलेगा। आदत डाल ले, समय समय पर इन्हें इस तरह का ऑपरेशन कराते रहना पड़ेगा। लेकिन सही चीजों पर भी इस तरीके से बातें करना ये शोभा नहीं देता है। थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या बातें करते तो सही चीजों की बातें करनी चाहिए। अभी करण महाराज जी का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इनको पता है ये हार जाएंगे, इनको पता है ये हार जाएंगे। अरे माननीय करण महाराज जी, आप इतने अच्छे भविष्य ज्ञाता है तो उपचुनाव में क्यों आप हार हार के चले आए थे? आप पहले ही ऐसे खुद ही खड़े हो जाते कि मैं जीतूंगा। तो इस तरीके की बातें जरा ना करें, और करना भी शोभा नहीं देता। यशी जी, अंशु शेखुन जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, अब हमारी भाजपा की जो बहन है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़े दावे किए, लेकिन ये एक बात भूल जाती हैं कि पिछले 6 वर्षों से इस राज्य में इनकी पार्टी की सरकार है, और किसी भी प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये उससे बच या भाग नहीं सकते हैं। इस प्रदेश में 97 निकायों में चुनाव नवंबर में ड्यू थे। पिछले 6 वर्षों से इनकी सरकार है। अगर ओबीसी का कोई सर्वेक्षण होना था, उसके आधार पर रिपोर्ट होकर आरक्षण तय होना था, तो इनके पास पर्याप्त समय था। इन्होंने क्यों समय गंवाया? एक सदस्यीय आयोग जो ये जिम्मा निभा रहा है, उसने निकायों को लिखा, निकायों ने अपना सर्वेक्षण कर कर उसको रिपोर्ट नहीं सौंपी। बार बार लिखने के बाद जो रिपोर्ट सौंपी वो भी अधूरी सौंपी, और स्थिति ये आ गई कि चुनाव सरकार को टालने का एक बहाना मिल गया और प्रशासक नियुक्त कल ही हुए हैं। तो ये बार बार ये झूठ का जो एक गुब्बारा बनाते हैं कि भाई आरक्षण तय होना था और हाईकोर्ट का निर्देश था। यही निर्देश तो मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश के लिए भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। तब आप क्यों नहीं चेते? उस समय से आज तक आपके पास 6-7 महीने का समय था। लेकिन सरकार की नीयत ही ये थी कि चुनाव किसी भी रूप में टालने हैं, और वही पहले दिन से उनकी तैयारी थी। सरकार एक भी दिन इस तैयारी में नहीं दिखी कि उनको समय पर चुनाव कराने हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार ने केवल प्रशासक की नियुक्ति नहीं किए हैं, इस प्रदेश की जनता को उनके स्थानीय प्रतिनिधियों से विमुख कर दिया। आप जानते हैं कि जो स्थानीय ये निकाय होते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट मानी जाती है, और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, पार्षद होते हैं, चेयरमैन होते हैं, नगर निगमों में मेयर होते हैं, या नगर पंचायतों में अध्यक्ष होते हैं, वो जनता के इस देश के लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और जनता के पहले प्रतिनिधि होते हैं। तो सरकार ने इस प्रदेश की जनता को, शहरी जनता को अपने प्रतिनिधियों से विमुख कर दिया। इस आरोप से ये बच नहीं सकते। हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी थी, और ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार कल ही बनी है और एकदम आरक्षण इनके सिर पे लाद दिया गया, ये इतनी कम समय में उसको कर नहीं पाए।
पिछले 6 वर्षों से इनकी सरकार है। 5 वर्ष पहले जब नगर निगम चुनाव हुए थे, उस समय से आज तक 5 वर्ष का समय इनके पास था तैयारियों के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, हनी पाठक जी अब ये जवाब आरोप देंगे, अगर इसके बाद लगते हैं उमा तो सिसोदिया जेल जी में मैं पड़ेंगे। आपके पास आती हूँ। ये कह रहे हैं कि सर्वेक्षण आपने कराया होता, ये सब बातें करी होती, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हमारे भाई साहब ने कही है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सूची नहीं भेजी है, और वो राज्य निर्वाचन आयोग को कोई किसी सरकार के कहने पर सूची बनाकर नहीं भेजता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जब ये कोई बैलेट पेपर की शिकायत होती है जहां से इनको लगता है ये चुनाव हार है, तो वहां ईवीएम मशीन की गड़बड़ी हो जाती है, ये सब, और ये बड़े बड़ी चिट्ठियां ले लेकर जाते हैं देने उनको निर्वाचन आयोग को कि यहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, हम इसलिए हार जाएंगे। मतलब एक झूठ का आडंबर ये रचते हैं जब निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठियां भेजने जाते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं। जब इनको लग जाता है ये हार रहे हैं, तो ये जब ज्ञापन देने जाते हैं, तो निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका कर रही है भाई साहब, और उस भूमिका के तहत कार्य हो रहा है। और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, जरा आप एक मिनट के लिए ऑर्डर को देखिए, और ऑर्डर को देखने के बाद ही वार्ता करें तो शोभा देता है। तीसरी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, जो ये कह रहे हैं कि 6 वर्षों से आपकी सरकार थी और पार्षद एकदम साथ रहता है, ये मैं पूरी तरह से भली भांति इस चीज से परिचित हूँ कि पार्षद हर घर का एक मेयर, एक आदमी होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, मुझे अच्छे से पता है, सदस्य होता है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वहां पर, वो भी कार्य करेंगे और अच्छे से ही करेंगे, क्योंकि अगर 5 साल के से ऊपर हमारी सरकार 6 साल हो गया है, हम लोग रिपीट हुए, ये इतिहास चेंज हुआ है उत्तराखंड का। तो ये सोचिए, जनता हमको कुछ चाहती होगी तभी हमें रिपीट करी है, और जनता को पूरी तरीके से हम पर विश्वास अभी भी है, तो उनको किसी भी तरीके से हम निराश नहीं करेंगे। जो वहां पर अधिकारी बैठेंगे वो भी समस्याओं को सुनेंगे और सुनने के बाद निस्तारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो निस्तारण नहीं करेंगे। ठीक है, उमा सिसोदिया जी क्या कुछ कहना चाहती है? सहमत है हनी पाठक जी की बातों से? देखिए, अगर हम टेक्निकल रूप से बात करें तो हनी पाठक जी की बातें बिल्कुल सही हैं। वो बिल्कुल कह रही हैं कि देखिए, अभी तक नगर निकाय चुनाव की जो काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, जो काम सारे नगर निगमों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, तो सरकार क्या करे? सरकार की मजबूरी है चुनाव को लेट करना। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि 6 साल से आपकी सरकार है, आपकी पूरी मशीनरी है, सब लोग आप मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आप लोग काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो ऐसे में ये सब चीजें जो डिले हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम आप चलिए, निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने अपना काम लेट किया, तो क्या सरकार उनको याद नहीं दिला सकती कि भाई हमें चुनाव कराने हैं नवंबर में, आप लोग अपना काम थोड़ा, मतलब वर्बली कहते हैं, मैं नोटिस की बात नहीं कर रही, वर्बल भी कह सकते हैं आप लोग एक दूसरे को। और नगर निगम चुनाव निकाय जो है वो तो उनमें भाजपा और कांग्रेस आप ही लोगों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। क्या हमारे देश के लोकतंत्र में विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियों के, सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या इतना कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि उत्तराखंड में समय पर हम लोग चुनाव करवा पाए? क्या कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के साथ क्या इतने कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि मतलब अपने आप में सही तरीके से काम कर पाए कि भाई नवंबर में चुनाव है तो कम से कम 2 साल पहले से मशीनरी को उस काम में लग जाना चाहिए कि हमें टाइम पर चुनाव कराना है। कहीं ना कहीं ये सब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इस बात को भी पुख्ता करता है कि देखिए, मोदी जी आपके पास एक सबसे बड़ा चेहरा है, हर एक पार्टी के पास चेहरा होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, हमारे पास भी चेहरा है, आपके पास भी चेहरा है, और सब अपने उस चेहरे पर ही दाव लगाते हैं, उस चेहरे पर ही चुनाव लड़ते हैं। तो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो आप लोगों के लिए क्या पूरे देश के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया गठबंधन के सामने आपका अपना गठबंधन खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि ऐसा ना हो कि हम नगर निगम चुनाव में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो 2024 के चुनाव में पड़े। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि आप लोगों ने चुनाव को डिले कर दिया। मैं इस पर ही आ रही थी कि आपने कहा कि टेक्निकली हनी पाठक जी इस बात को कि जो भी बातें थी वो बिल्कुल सही थी। फिर ये बात कहाँ से आई कि बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि वो नगर निकाय चुनाव हार जाएंगे, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में ये अच्छा नहीं लगेगा कि भाई हम नगर निकाय चुनाव हार गए, मतलब एक इम्पैक्ट जनता के बीच में मैसेज जो है वो गलत जाएगा। क्वेश्चन किससे पूछा जी उमा जी, आपसे। जी देखिए,
यशी जी, इस समय पूरी बीजेपी जो है वो पूरी बीजेपी, इनका चाहे आईटी सेल हो, चाहे इनका सोशल मीडिया सेल हो, चाहे इनका मीडिया सेल हो, वो इस समय इंडिया गठबंधन और उससे जुड़े हुए जितने भी घटक है, जितने भी नेतागण हैं, उनके उनके मतलब छवि को खराब करना या उनको अपने ईडी और सीबीआई से डराना धमकाना जो हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे मुझे बार बार उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से वहां पर फोकस है। पूरी बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस है। तो ऐसे में अपना फोकस हटाकर आप लोग नगर निगम के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। आप लोग को ठीक है, एक महामानव आपके पास है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। आपने उनकी जो छवि को पोर्ट्रे कर रखा है और 2024 के चुनावों को जिस तरीके से बीजेपी ने इस समय पूरी तरह से फोकस किया हुआ है, इनके पास अभी फुर्सत, मैं कहूंगी फुर्सत नहीं है नगर निगम के चुनावों को आगे ले जाने की, क्योंकि फोकस चेंज होता है। पहले 2024 जीत जाए, इनका फोकस ये है कि पहले 2024 जीत जाए, दिल्ली में फिर से सरकार बन जाए, नगर निगम के चुनाव तो होते रहेंगे। टेक्निकल तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पर डिले कर ही दिया है। तो ये एक नॉर्मल पॉलिटिक्स है। देखिए, आप राजनीति है, इसमें सब कुछ जायज है। तो अगर ये पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रही है इस समय देश के साथ या उत्तराखंड के साथ, तो इसमें मैं कहती हूँ कुछ इसमें गलत भी नहीं है। पॉलिटिक्स है, हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी सरकार बने, तो बीजेपी भी चाहती है उनकी सरकार बने, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी मैं कहूंगी कि है। ठीक है हनी जी, उमा जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नगर निकाय चुनाव होने जरूरी थे। देखिए यशी जी, मुझे लगता है कि उमा सिसोदिया जी ने स्वीकार कर दिया है, जो वस्तु स्थिति है उसको बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार किया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव होने चाहिए थे और जनता भी अपने से जुड़े हुए, जैसा कांग्रेस के साथी ने कहा कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो सीधे सीधे जनता से जुड़ी होती है, क्योंकि हर वार्ड के पार्षद होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं, वो होते हैं, उसके ऊपर अध्यक्ष होते हैं या मेयर होते हैं, और इस तरह एक सीढ़ी होती है जनता के कामों की। और अब प्रशासकों के हवाले आज से अगर पूरा राज्य आ गया, पूरे नगर निकाय आ गए, तो निश्चित तौर पर जो कड़ी थी जनता के और स्थानीय प्रशासन के बीच में, वो खत्म हो गई है। और जनता को अब जो प्रशासक है उनके पास अपने काम के लिए जाना पड़ेगा, जो वो अपने वार्ड मेंबर से या मेयर से या अध्यक्ष जी से करवा लेते थे। तो ये भी सही बात है कि लोकसभा चुनाव सामने है और निश्चित तौर पर राज्य सरकारें, जो खासकर भाजपा की राज्य सरकारें हैं, वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और मुझे ये लगता है कि रणनीति के तहत, देखिए, हम कोई भी तर्क दें, प्रशासन के पास बहुत सारा समय था उन सारी चीजों को करने का जिनके बहाने इन चुनावों को टाल दिया गया, और वो जो टल गए हैं चुनाव, अब उसके लिए देखिए कोई ना कोई तो हमको बहाने ढूंढने थे, चाहे वो ओबीसी आरक्षण के बहाने हो या मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बहाने हो, वो बहाने हैं। ये काम पहले निपटाए जा सकते थे। और चूंकि ये भी एक बिल्कुल सही बात है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो अपने आप में स्वायत्तशासी संस्था होता है, सीधे सीधे सरकार का उस पर कोई दखल नहीं होता। ये एक कहने की बात है, क्योंकि वो सरकार का ही नुमाइंदा होता है। वो या तो कोई रिटायर्ड आईएएस होता है या सीनियर आईएएस होता है, तो सरकार से बाहर कहां जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इशारे होते हैं, और उन इशारों पे मुझे लगता है जो राज्य निर्वाचन हमारे कमिश्नर हैं वो खरे उतरे हैं कि उन्होंने उन सारी चीजों का सहारा लेकर उन चुनावों को टाल दिया है और प्रशासक बैठ गए। अब निश्चित तौर पर पहला काम लोकसभा की तैयारी है। अब ये नेपथ्य में, आज के बाद ये विषय नेपथ्य में चला जाएगा, क्योंकि प्रशासक 6 महीने के लिए हो गए और 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव आने हैं, जिसकी मुझे लगता है अधिसूचना अप्रैल में जारी हो जाएगी। तो अप्रैल तक फिर ये 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ेगा। ये निश्चित तौर पर आज मान लीजिए आप सब लोग कि 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ेगा और ये चुनाव कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के आसपास होंगे, जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हाँ, मैं वापस आऊंगी अरुण जी, उसके बाद हनी जी आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।
और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव, जिसमें आपको बता दें कि जो कि 6 महीने के लिए फिलहाल टल गए हैं और प्रशासक बैठाए गए हैं, जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले भी विपक्ष को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि नगर निकाय चुनाव फिलहाल अपने तय समय पर नहीं होंगे। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हनी पाठक जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। देखिए यशी जी, ये कह रहे हैं कि आपको एक डर है, इस तरीके की बातें। अभी जब हम लोगों ने चुनाव दोबारा लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने ये विधानसभा चुनाव, तो एक बार आपने सुना होगा, आपके चैनल पे कई बार मैं डिबेट पे आई थी कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, अब की बार जनता तुम्हें जवाब देगी, ये कर दिया जनता तुम्हें जवाब देगी, निश्चित तौर पर तुम हारोगे, इसका जनता तुम्हें जवाब देगी। इस तरीके के जुमले बार सुनने को मिल रहे थे, और ये होगा जनता तुम्हें जवाब देगी। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, तब भी आपने सबक नहीं लिया कि जनता ने किसको जवाब दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि ये बड़ी बातें ना करे कि भारतीय जनता पार्टी हारने के डर से, ऐसा है ना, दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है। ये कांग्रेस क्या करती है, छाछ को भी उबाल कर पीती है। इनकी ये दशा किसने कर दी? ये दशा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है इनकी, और उसी से ये डर के, भयभीत होके एक भ्रम फैला रहे दुनिया में। और उत्तराखंड में तो खास करके कि हारने के डर से देहरादून में निकाय चुनाव को बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये भ्रम फैला रहे हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं है। मैंने शुरू में डिबेट के समय एक एग्जांपल आपको मोतियाबिंद वाला दिया था, वही कार्य इनका होता है। लेकिन तो हनी ये जी, सब चीजें छोड़ दे। हनी जी, लेकिन क्या सरकार को नहीं पता था, आपको नहीं पता था, हमें भी पता है ये बात कि निकाय चुनाव 5 साल बाद आपको कराने पड़ेंगे, तो वो जो तैयारी थी, वो प्रिपरेशन जो चाहिए थी, जो अब हो रही है, ये पहले से क्यों नहीं सोचा गया इस बारे में, या इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए ऐसा है यशी जी, इस पर पूरी तरीके से ध्यान था और विचार किया जा रहा था, लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें थोड़ा समय और लग रहा है। और थोड़ा समय जो अभी जैसे हमारे अरुण भाई ने ये कहा कि एक संस्था है, ये राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं में, उस पर सरकार का उतना वो रहता नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो ये कर सकती है। तो ये सोच सबकी गलत है। सरकार कुछ भी नहीं इसमें इंटरफेयर करती, वो उनका स्वयं की चीजें होती है और वो स्वयं ही देखते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके का भ्रम अरुण भाई मैं आपसे चाहती हूँ कि प्लीज ना फैलाएं। और दूसरी बात मैं ये कहने चाहती हूँ कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय चुनाव की तैयारी करी जा रही है, और निश्चित तौर पर नगर निगम चुनाव, जब चुनाव होगा तभी हम ही विजय होंगे। और लोकसभा चुनाव का जो डर ये बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव का हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल जो पूरी दुनिया देख रही है यशी जी, अगर हमें डर होता तो हम इनकी तरह कभी बेंगलुरु में तो कभी कहीं जाके महागठबंधन कर रहे होते, लेकिन ऐसी कहीं दशा हम लोगों की नजर नहीं आई। लेकिन मुख्य विपक्षी दल की दशा हम लोगों ने ऐसी जरूर कर दी कि 70 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी को बैसाखी का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया, और वो लोकसभा चुनाव के लिए आज बैसाखी का सहारा ले रही है, उन तक का सहारा ले रही है जिसके मुख्यमंत्री ने, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने, जवाब दीजिएगा। हम सोनिया गांधी को उठाकर जेल में डाल देंगे, आज उनके साथ भी महागठबंधन कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हारने का डर है। और विजन ये क्या देते हैं, हमें मोदी को हराना है, और कोई जनता का विजन इन्होंने नहीं दिया कि हम ये कार्य करके दिखाएंगे, हम वो कार्य करके दिखाएंगे। तो हारने का डर किसको है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। आंसर श्री कुंजे। यशी जी, वैसे तो ये बहस जो है ये उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव पर है, लेकिन भाजपा की प्रवक्ता ने एक बात अभी कही गठबंधन की, तो उस पर मैं जरूर टिप्पणी करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। हार का डर किसको है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर से ज्यादा कहीं नहीं दिखता है। ये तो ऐसे ऐसे दलों से गठबंधन कर रहे हैं जिनका ना विधायक है ना सांसद है। तो इतना डेस्परेट प्रयास गठबंधन का वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल में नहीं दिखता है, जो आपको बिहार की धरती पे ताजा उदाहरण चिराग पासवान की पार्टीजन का दिखाई दिया। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पे। मैं आपके सामने एक जुलाई 2023 की एक खबर पढ़ता हूं जो ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जानबूझकर टाले हैं। किस तरह से टाले हैं उसकी एक वानगी मैं आपके सामने रखता हूं। निकायों में चुनाव कराने के लिए ओबीसी सर्वेक्षण के लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम शुरू कराया, लेकिन बार बार कहने के बावजूद समय से निकाय अपनी सर्वे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये जुलाई 2023 की रिपोर्ट है जो अमर उजाला में प्रकाशित हुई है। उसके बाद उसमें लिखा है कि
जब दोबारा उनसे कहा गया रिपोर्ट तैयार करने के लिए, शहरी विकास निदेशालय भी लगातार निकायों से सर्वे रिपोर्ट देने को कह रहा है। लंबी और सुस्त प्रक्रिया के बीच एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का कार्यकाल खत्म होने को है। पहले से तय था कि 30 जून तक ओबीसी आरक्षण तय हो जाएगा, 30 जून तक। 30 नवंबर भी बीत गई है, क्यों नहीं करा पाई आपकी सरकार सर्वेक्षण? और जब जो आपकी ही सरकार के द्वारा गठित आयोग है वो निकायों को लिखता है कि सर्वेक्षण करके रिपोर्ट भेजिए, चुनाव समय पर कराने हैं, लेकिन जो आपके निकाय हैं वो रिपोर्ट नहीं भेजते हैं पहले तो, और जब दोबारा मांगी जाती है तो आधी अधूरी रिपोर्ट भेज देते हैं। तो ये एक डेलिब्रेट प्रयास है चुनाव को टालने का, जो भारतीय जनता पार्टी ने कल इस राज्य में कर दिया है। अब मैं एक और बात पर आता हूं, जो हमारी भाजपा की बहन ने यहाँ कहा था कि क्या दिक्कत है यदि जनप्रतिनिधि नहीं है तो अधिकारी हैं, अधिकारी प्रशासक के तौर पर है और वो कामकाज देखेंगे, जनता की सेवा करेंगे। भाजपा के लोग ये भूल जाते हैं कि अधिकारियों की कार्यशैली से का इस राज्य में क्या इतिहास है इनकी सरकार का, कि इनके मंत्री और इनके विधायक स्वयं ये आरोप लगाते हैं कि अधिकारी ना फोन उठाते हैं, ना काम करते हैं, ना सुनते हैं, तो वो जनता की क्या सुनेंगे? तो ये दोहरा जो इनका मापदंड है जनता के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति और इस राज्य में लोकतंत्र के प्रति, वो इस पूरी घटना से परिलक्षित होता है। सवाल ये नहीं है कि चुनाव होंगे तो कौन मेरा अगला जीतेगा, सवाल कौन था हारेगा, ये हनी बात जी की से। चीज है। अच्छा हुआ कि आपने पूछा। हनी पाठक जी जवाब देंगे, इसके बाद उमा जी आपके पास आते हो। देखिए, ऐसा है जो हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनके विधायक खुद ये कहते हैं, प्रशासक चला रहे हैं, इस तरह की जो ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो देखिए, कुछ परिस्थितियां अलग होती है और कुछ परिस्थितियां अलग होती है। इस समय की परिस्थिति के अनुसार जो प्रशासक वहां पर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ नगर निकाय में होने वाली चीजों को, दिक्कतों का जो जनता सामना ना कर पाए, उसके लिए पूरी तरीके से बैठे, और उनको ये कहा गया होगा और कहा जाता है कि जनता के लिए आप यहाँ पर बैठे और एक मेयर की तरह आपको भूमिका निभानी है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पे धामी जी की पूरी सशक्त हनी पाठक जी, बात यही तो है, सतपाल महाराज जी अपने घर का काम तो अधिकारियों से करवाते नहीं होंगे, वो भी जनता के हित के कार्य ही तो करवा रहे होंगे, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। रेखा आर्य जी ने कितनी बार कंप्लेन करी है, मुख्यमंत्री तक से कंप्लेन करी है कि अधिकारी नहीं सुनते। तो सवाल तो वही है कि जनता से कोई सरोकार नहीं है। ना ये कहना गलत है कि जनता से किसी का सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो अपना पोर्टल लॉन्च किया, शिकायत पोर्टल 1064, उसमें भी निरंतर शिकायत को देखा जाता है और उसका हल किया जाता है। बकायदा लोग वीडियो और फोटो उसकी डालते हैं कि हमारी शिकायतों का निस्तारण हुआ है। और जो इस तरीके की बात कर रहे हैं प्रशासक संभालेगा, तो मुझे एक बात बताइए, जब डीएम चौपाल लगाते हैं, डीएम जन समस्या सुनते हैं, तो उनके पास क्यों जाती है जनता? अपनी बातें ही कहने जाती है ना, अपने कष्टों का निवारण करवाने जाती है ना, अपनी प्रॉब्लम बताने जाती है ना, और उस प्रॉब्लम का निस्तारण होता है, तभी वहां पर डीएम जन सुनवाई में दुनिया जाती है, जनता जाती है। तो इस तरीके की भ्रामक बातें न करें, तभी अच्छा लगता है। और चौथी बात मैं इनको भाई साहब को कहना चाहती हूँ, जो ये कह रहे हैं कि बिहार में हम इनसे गठबंधन करते नजर आ रहे हैं, उनसे गठबंधन। ऐसा है भाई साहब, मैंने अभी शुरू में आपको एक बात कही थी ना, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके खुद 72 छेद। हमने कभी ये कहा है कि गठबंधन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें राहुल गांधी को हराना है? कभी हमने ये कहा है? ये आपने सुना है? अगर सुना है तो भाई साहब आज के न्यूज की डिबेट पे बोल कर जाइए, बिग ब्रेकिंग में चलेगी। हमने कभी भी ये नहीं कहा, हमने हमेशा ये कहा हमें जनता का भरोसा पूरी तरीके से जो हम पर है उस पर खरा उतरना है। हमें अपने जनता और करोड़ों भारतवासियों की बातों को अपने तक अपनी समस्या मानकर उस कष्टों को हरना है, गरीबों की सुनना है, गरीबों को फ्री राशन किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए वो देखना है, करोड़ों की वैक्सीन उनको फ्री में लगानी है, विदेशों तक वैक्सीन भिजवानी है। इस तरीके की बातें करते हैं हम, लेकिन हम ये नहीं कहते हमें राहुल गांधी को हराना है। अगर कभी दिखाई नहीं या सुनाई दे ठीक है अंशुल जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले उमाशी चौधरी जी, आप अंशुल जी की बात से सहमत है कि जनप्रतिनिधि ही जो है वो, अगर जनता इससे पहले विधायक और मंत्री कंप्लेन करते आए हैं, जनता की सुनवाई कैसे होगी, ये सवाल है।
देखिए यशी जी, उत्तराखंड में हमारी जो नौकरशाही है वो कितनी बेलगाम है, ये बात समय समय पर निकल कर सामने आती है। जब पिछली जो सरकार थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, उसमें हम लोगों ने देखा है कि रेखा आर्या जी के अपने स्टाफ के साथ जो उनके साथ जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, कितना क्लैश होता था बार बार। एक बार मदन कौशिक जी ने त्रिवेंद्र रावत जी के सामने, पूरी मीडिया के सामने उन्होंने शिकायत की थी अपने ऑफिसर्स की कि मैं फोन करता हूँ और ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। मेरे को उस अफसर का नाम याद नहीं आ रहा, पर इतना मेरे को अच्छे से मालूम है, हम डिबेट में बैठे थे और मदन कौशिक जी ने वाकई में मतलब लिखित में भी शिकायत उन्होंने त्रिवेंद्र जी को अपने ऑफिसर्स के बारे में की थी। तो यशी जी, जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे कई कई बार के विधायक, जिनके यहाँ जनता बड़े आस के साथ, उम्मीद के साथ जाती है, हमें भी, हम विपक्ष में हैं लेकिन हमें भी कभी कोई काम पड़ता है जनता के सरोकार से, तो हम भी बीजेपी के नेताओं के पास जाते हैं कि जी हमारे क्षेत्र की जनता का ये काम है, आप कराइए। और मैं यहाँ पर बड़ी तारीफ करूंगी कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारे विधायकों की तरफ से मिलता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे ये चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे ये विधायक जब अपने ही अफसरों के सामने बिल्कुल हाथ, मतलब उनकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो देखिए ऐसे में जनता के ऊपर क्या बीतती होगी। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें ये रिस्पॉन्स आता है कि जी बात तो कर रहे हैं ऑफिसर से, लेकिन अभी आपके काम में देर लगेगी, अभी हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह की जब जनता की, आप जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जब आप उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं, तो हम और आप जो आम जनता है उनकी तो वहां पर क्या सुनवाई होगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जिस तरह की एटीट्यूड में हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं, वो एटीट्यूड वाकई में उत्तराखंड के लिए बड़ा खतरनाक है। और बहुत बार हमारे जनप्रतिनिधि पब्लिक में ये कह चुके हैं कि काश ये अफसर सुधर जाएं तो हम लोग जनता के लिए और अच्छी तरह काम करें। इस तरह के बयान भी लगातार बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के लगातार आते हैं। ऐसे में 6 महीने के लिए आपने जो पूरी प्रशासन को, जो सबसे पहली बेसिक इकाई है जिससे जनता सबसे पहले रूबरू होती है, एक पार्षद जो आपके घर के पड़ोस में रहता है, आपको कोई भी काम होता है आप दौड़कर सीधा जाते हैं पार्षद महोदय के पास, और वो दिन में, रात को, बारिश में, आंधी में, तूफान में पार्षद महोदय काम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल जनता से उनका बिल्कुल सीधा इंटरेक्शन होता है। आप सीधा सांसद के पास नहीं जाती है जनता सीधा मंत्री जी के पास नहीं जाती है, लेकिन पार्षद के पास वो बहुत इजीली चली जाती है, रोज चली जाती है, हमेशा आते जाते चले जाते हैं। ऐसे में जब पार्षद महोदय काम नहीं करेंगे तो आपको क्या महसूस नहीं होता कि जनता जो है क्या वो सीधा डीएम के दरवाजे पर जाएगी, और कितने लोग वहां पर जा पाएंगे, और डीएम महोदय कितनी उनकी काम कर पाएंगे। और वो भी डीएम साहब इतने एटीट्यूड में होते हैं, सारे ऑफिसर्स इतने एटीट्यूड में होते हैं कि उनका एटीट्यूड तो खुद हमारे मंत्री जी बताएंगे कि जब वो मंत्रियों के फोन नहीं उठाते हैं तो मेरे और आपके फोन क्या उठाएंगे, आम जनता के फोन क्या उठाएंगे। मैंने खुद अभी कुछ दिनों पहले की बात है यशी जी, यहाँ डोईवाला में एक बच्चे को हाई टेंशन लाइन से उसको वो जल गया था एक बच्चा, वो आपने वो केस भी सुना होगा। हमारे पास रात के 9 बजे तक न्यूज आई कि वो एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे अस्पताल वो चक्कर काट रहा है। मैंने 9 बजे को इतना बड़ा टाइम नहीं होता कि आप एक ऑफिसर को फोन करने से पहले सोचे। मैं आपके चैनल पर बोल रही हूँ, मेरे पास वो टाइम भी आप लोग निकाल सकते हैं मेरे फोन से कि मैंने जो यहाँ की जो महानिदेशक है स्वास्थ्य की विनीता शाह जी, मैंने उनको कॉल किया, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, कोई फोन उठाने को राजी नहीं है। फिर 2-4 कॉल करने के बाद फिर हमने उन कॉल को छोड़ा, फिर हमने आपस में एक दूसरे को कॉल किया, मैंने बीजेपी के नेताओं को भी कॉल किया, और फॉर्चुनेटली सब लोगों की आपसी समन्वय से, आपसे किसी ने किसी को फोन मिलाया, किसी ने किसी को फोन मिलाया, हम सब लोगों की वजह से उस बच्चे का इलाज हुआ। वो बात अलग है कि वो बच्चे को बचा नहीं पाए डॉक्टर्स, लेकिन इलाज उसका हुआ। तो ऐसे में उस समय मेरे को महसूस हो रहा था कि क्या 9 बजे विनीता शाह जी, जबकि मेरा नंबर भी उनके पास है, आप एक बार फोन करके एक बार उठाइए तो सही, क्यों फोन कर रही है। मैं कोई उनको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए या विश करने के लिए तो फोन नहीं करूंगी, कोई इमरजेंसी होगी तभी मैं उनको फोन कर रही हूँ। तो इस तरह का जो एटीट्यूड हमारे ऑफिसर्स का है, और लगातार एक बार नहीं बहुत बार ये एटीट्यूड सामने आया है। जब हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सामने इस तरह का एटीट्यूड है, तो एक आम जनता, एक आम व्यक्ति जिसके पास हनी पाठक जी जवाब देंगे। हनी पाठक जी, हाँ देखिए, अब मैं इसका ना बड़ा लॉजिकली एक अच्छा सा जवाब आपको देती हूँ। उमा दीदी, एक हम लोग कभी विधायक के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि अब की बार अगली विधानसभा में अपना विधायकी का चुनाव मैं लड़ूंगी। अगर मैं सोचती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, हर घर में जाकर अपनी एक छाप बनाने का प्रयास करती हूँ, और रिपीट होना चाहती हूँ। तो फिर जब चुनाव नजदीक आने को होता है तो फिर और कड़ी मेहनत करती हूँ। बस पार्षद का अभी भी सेम वही काम है। अगर उसको दोबारा पार्षद का चुनाव लड़ना है और उसको कार्य करना है, जनता के बीच में जगह बनानी है,
तो हनी पाठक आज आपके चैनल पर एक छोटी सी बात आपको कहेगी, आप कहेंगे कि बड़े घमंड और एटीट्यूड में बोलकर गई है, लेकिन हमारी कैंट विधानसभा में आज भी उमा दीदी, हमारे पास पड़ोस में किसी को कोई काम होता है तो वो डायरेक्ट सविता कपूर आंटी के पास नहीं जाता है। वो ये सोचते हैं कि हनी जी बगल में है, भाजपा की कार्यकर्ता, मैं इनसे कह देता हूँ, वो चली जाएंगी और सविता आंटी को कह देंगी। तो आते हैं लोग हमारे पास, और फिर सब पुलिंदों को लेकर मैं भी जाती हूँ विधायक जी के पास, और एक साथ सल्टा के सारा मामला चली आती है और विधायक जी करवा भी देती है कार्य। तो यही होता है, पार्षद जो अभी तक किसी पद पर, संवैधानिक पद पर रहा है, तो वो आगे भी इतना इंटरेक्ट हो गया जनता से, प्रशासक से, इससे उससे, कि वो अभी अगर पार्षद के पद पर नहीं भी है, सब कुछ भंग भी हो गया है, तो उसकी एक छाप है कि वो जनता का काम जाकर वहां पर करवा सकता है। और ये एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे अभी इस प्रशासनिक दौर पर, अभी आप लोग एग्जाम्पल को इसलिए भी देखेंगे क्योंकि आगे चुनाव हर व्यक्ति को लड़ना है और हर व्यक्ति को अपनी एक छाप क्योंकि आप ये जान रही हैं, क्योंकि आप ये जान रही ना, आपने इनडायरेक्टली ये बात तो एक्सेप्ट की कि प्रशासक काम नहीं करेगा तो पार्षद तो है ही वो। मान लो वो अब अपनी जगह पर नहीं है, वो पार्षद नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ तो जगह जनता के दिल में बनाई होगी या व्यवहार होगा, तो आगे जाके वो काम करा देंगे। इनडायरेक्टली तो आप इस बात को स्वीकार ही रही है ना। मुझे जो कहना होता है मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, मैं इनडायरेक्टली कुछ नहीं कहती यशी जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने कहीं से भी इस बात को नहीं स्वीकारा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया उमा दीदी की बात का कि जो लोग नहीं जा सकते हैं उनके लिए क्या होगा। जो उमा दीदी ने मुझसे सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मैंने उन्हें एकदम उसी तत्परता से दिया। चले अरुण शर्मा, इनडायरेक्टली किसी के लिए क्यों सब वो उठाऊं? अरुण शर्मा जी ठीक है, विपक्षी दल तो ऐसा है ही। अरुण शर्मा जी जी सहमत है आप यहाँ पर हनी जी की बातों से? मैं हनी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि निश्चित तौर पर जो पार्षद आज है या जो मेयर है या अध्यक्ष है, निश्चित तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ना है अगला, या उन्होंने किसी को लड़ाना है। देखिए, तो अगर वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो ना तो वो लड़ पाएंगे ना लड़ा पाएंगे। इसलिए हमेशा होता यही है कि जब प्रशासक बैठते हैं तो कहीं उनका रोल खत्म नहीं होता, जो पहले से वहां रहे हैं, और उनका रोल बढ़ जाता है, बल्कि क्योंकि उन्होंने अगला चुनाव लड़ना है या लड़ाना होता है, और इसीलिए उनका रोल खत्म नहीं हुआ और वो काम कराएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि जब प्रशासक के हवाले नगर निकाय हो गए हैं तो उनका रोल ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा मजबूती से जनता के काम कराएंगे आप। जी ठीक है उमा जी, तो कहीं ना कहीं देखिए चिंता की बात तो है नहीं, प्रशासक काम करेंगे ही, जो पार्षद नहीं है अब वो भी, लेकिन वो भी अपना जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो विपक्ष को किस बात की चिंता है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा चिंता नहीं है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने तो खुद ही कह दिया है कि मदद कर देते हैं विधायक, आसानी से हो जाते तो हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक गणों को मुख्यमंत्री को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं बचती। हम लोगों ने लगातार मीडिया में, आपके चैनल पर भी बहुत बार इस डिबेट में बैठे हैं कि रेखा आर्य जी हो, मदन कौशिक जी हो, चाहे संजय गुप्ता जी हो, बहुत सारे नेता, वो बार बार इस बात को, अभी आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी एक बयान अभी कुछ दिनों पहले था कि महानिदेशक हमारी बात नहीं सुन रहे। जी, उनका भी एक बयान काफी मतलब पॉपुलर हुआ था अखबारों में और मीडिया में। तो देखिए, परेशान तो हैं, वो बात अलग है कि आप बोलेंगे नहीं। अभी पार्षद, ठीक है, पार्षदों को अगला चुनाव लड़ना है, मेयर भी कोई ना कोई अगले चुनाव की तैयारी में है सभी पार्टियों से, वो लोग जनता के काम के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमारे उत्तराखंड में खास तौर पर नौकरशाही पर एक कस के लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि नौकरशाहों के सामने मजबूर नजर आते हैं, वो बड़ा नेगेटिव जाता है कि जब मंत्री जी की नहीं सुन रहे हैं तो हमारी कौन सुनेगा। जो इस तरह का जो एक आम जनता में जो नैरेटिव गया हुआ है इन ऑफिसर्स के लिए, वो बहुत नेगेटिव है। हम आम आदमी पार्टी वालों के ऊपर कई बार आरोप लगता रहे, आपने अपने मुख्य सचिव को पीट दिया था। भाई, हमने मुख्य सचिव को पीटा नहीं था, वो पीटना नहीं था वो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपने मुख्य सचिव को बहुत कड़ी चेतावनी दी गई थी, और दिल्ली में जिस तरीके से ऑफिसर्स को कड़े अनुशासन में रखा गया है, वही अनुशासन मैं उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी की सरकार में हम उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिलेंगे। मैं इस बात को
बिल्कुल मानती हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता ने चुना होता है, वोट किया होता है, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत दिल के साथ, बहुत इमोशंस के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुना होता है और उनको ये महसूस होता है कि प्रतिनिधि या विधायक भी हो चाहे मंत्री भी हो, हमारे पड़ोस में रहते हैं तो हम इनको कभी भी, और हमारे जो जनता के जो नुमाइंदे चुने जाते हैं इनका भी अपनी जनता के साथ बहुत दिली लगाव होता है, ये हम सब लोग महसूस करते हैं। लेकिन एक ऑफिसर का जो लगाव है वो जनता से नहीं होता है। वो पढ़ लिख के अफसर बना है, एग्जाम क्लियर करके अफसर बना है और उसको ये घमंड जरूर होता है कि वो 58-60 साल के एज तक अफसर है, इनका क्या है, ये तो आज जीते हैं अगली बार हार भी सकते हैं। तो एक वो जो इंटेंशन में या जो में माइंड सेट में जो चेंज होता है ना प्रतिनिधि में और एक ऑफिसर में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप काम करो नहीं करो, सरकारी नौकरी है, आप सरकारी दामाद हैं, आपको कोई नहीं हटा सकता। बहुत मुश्किल होगा आपको बर्खास्त करना जब बहुत ही बड़े बड़े एलिगेशन हो जाएंगे। और रही बात जनता के काम करें ना करें, आज नहीं करेंगे 4 दिन बाद हो जाएगा, हो ही जाएगा। जनता का क्या है, 2-4 बार और चक्कर काट लेगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनप्रतिनिधि इससे घबराते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए। तो ये बड़ा डिफरेंस है माइंड सेट में। तो हमारे जो अफसर हैं, मैं समझती हूँ कि इन लोगों को समझ आना चाहिए कि आप लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे जो इनकम टैक्स का पैसा है, जो दूसरा पैसा है, उसकी वजह से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। अगर इस नैतिक जिम्मेदारी को ऑफिसर समझेंगे तो मैं समझती हूँ अच्छी तरह से काम होगा। और सबसे बड़ा तो जो क्या कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी पकड़ है वो तो हमारे मंत्री हैं, उन लोगों की होनी चाहिए इन अफसरों के ऊपर, उनको इतना डर हो कि हमारे एक जरा से भी कोई नेगेटिव बात ऊपर तक पहुंच गई तो हमें किसी भी टाइम हटा दिया जा सकता है, बर्खास्त कर दिया जा सकता है। जब तक वो कड़ा अनुशासन उनके ऊपर नहीं होगा तब तक ये लोग काम नहीं। ठीक है, हनी पाठक जी। उमा दीदी की कई बातों से तो देखिए मैं हंसी भी हूँ, मुझे ठीक भी लगी कुछ बातें। जैसे ये इन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि वो पढ़ लिख के आए, उनको क्या है 60 साल तक सरकारें आएंगी जाएंगी, इस तरीके की बातें, नैतिकता की और धरातल की बातें इन्होंने कही है। पर ऐसा है, देखिए उमा दीदी, जो जिस प्रकार की बातें आपने कही है, तो मेरी बातों से जब अरुण भाई सेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि अरुण भाई साहब इतनी जल्दी किसी की बातों से सेटिस्फाइड होते नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार है, काफी कुछ इनसे मैं सीखती भी हूँ। तो इन चीजों से ये फैक्ट है, और अरुण भाई ये वाकई में सच्चाई है कि अगला चुनाव व्यक्ति को लड़ना ही है तो वो पूरी मुश्किल, पूरी ताकत झोंक देता है कि हमारी जनता हमारे साथ खड़ी रहे, क्योंकि अगर जनता नहीं तो शायद हमारा वर्चस्व नहीं। एक बात होती है, वर्चस्व आदमी का तभी होता है जब जनता का समर्थन होता है। तो ये सारी चीजों को अगर इस पॉइंट से देखा जाएगा तो इसको अलग अलग तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि गलत चश्मे से देखने से गलत ही चीज नजर आती है। और जिस प्रकार के अधिकारियों की बात करते हैं तो देखिए ऐसा है यशी जी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिस तरीके से धामी सरकार ने काम किया है, आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव को जेल भेजने की हिम्मत अभी तक किसी ने दिखाई नहीं थी, लेकिन हमारे धामी सरकार ने दिखाई और उनको जेल भेजने का कार्यवाही किया गया। उद्यान विभाग के डायरेक्टर हो किशन चंद हो, कई ऐसे हैं जिन पर कड़ी कार्यवाही करी गई है। किसने करी है? धामी सरकार ने कही है। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों में भी ढील ढिलाई देखी जाती है, कोई ऐसा प्रकरण आता है तो उन पर भी एक्शन लेने वाली हमारी धामी सरकार ही है। तो इस तरीके की बात ना करें, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है यशी जी। और जिस तरीके से हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्य कर रहे हैं, उस तरीके से वो कार्य वाकई में सराहनीय और काबिले तारीफ रहा है और जनता उन्हें लगातार सराह रही है। और जिस तरीके से अभी ये टनल में इन्होंने एक अलग तरीके से ही जान बचा के लोगों को निकाल कर आए, वहीं पे डेरा डाल कर रहे, स्वयं प्रधानमंत्री जी इस पे लगे रहे। तो इस पे करण महाराज जी कल प्रेस में बोलते हैं, अभी सामने आपके भी डिबेट में मैंने सुना, कह तो रहे थे कि वाहवाही लूट रहे जबरदस्ती। हाँ, वाहवाही लूट रहे जबरदस्ती, क्यों ना लूटे? इवेंट है ये, इवेंट वाकई में है। इवेंट कौन सा इवेंट है? जश्न मनाने का इवेंट है। जिस तरीके से एकदम कहा जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति शायद ही बच पाए, वो सुरंग में है, ये है, वो है, लेकिन जिस तरीके से उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वहां पे सचिव भी रह के और पूरी तरीके से लोगों को निकाल कर लाया गया सुरक्षित। जब कहा जा रहा था उनके लिए स्ट्रेचर भिजवाई जाए, मजदूर ऐसे निकल कर आए, तब वो क्रॉलिंग करते हुए थंब से बाहर आ रहे हैं। तो ये वाकई में जश्न मजदूर भी मना रहे थे, जनता मना रही थी और पूरा उत्तराखंड मना रहा था। एक करण महाराज जी की स्टेटमेंट और आती है, पुलवामा में एक इवेंट बना दिया। अरे देशद्रोहियों, किस तरीके की बात करते हो? पुलवामा अटैक पे हम लोगों ने अगर जवाब दिया है
तो वो वाकई करोड़ों भारतवासियों के लिए जश्न का माहौल। चलिए ठीक है हानि जी, देखिए आम आदमी पार्टी ने ये बात स्वीकार कर ही ली है कि अब नगर निकाय चुनाव 6 महीने बाद होंगे और उसके बाद भी अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जैसे अरुण जी ने कहा कि निकाय चुनाव होंगे और अब जनता भी इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर लेगी और मुझे लगता है कांग्रेस भी स्वीकार कर लेगी। और लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसे कांग्रेस ने खासकर एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे नगर निकाय चुनाव को लेकर। अब कहीं ना कहीं प्रशासक बैठा दिए गए हैं, इसका साफ मतलब है कि नगर निकाय चुनाव फिलहाल 6 महीने तो नहीं होंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा के बाद ही निकाय चुनाव उत्तराखंड में कराए जाएंगे। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।